नमस्कार साथियों, बिहार जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक का इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से जातीय आधारित गणना से रिलेटेड जो गणन प्रपत्र है उसमें 1 से जो 17 तक के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कोड की सहायता से प्रविष्टियाँ करानी पड़ती है। हालाँकि अब सभी प्रगणक इस कार्य में महारत हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानियां हैं, कन्फ्यूजन सी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। उन कन्फ्यूजन को हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे और वह है कार्यकलाप और इससे रिलेटेड सभी स्रोतों से मासिक आय। तो जो निर्देश पुस्तिका में अंकित की गई है कार्यकलाप और सभी स्रोतों से मासिक आय, तो बहुत सारे कोड उससे स्पष्ट हो जाते हैं, स्पष्टता हो जाती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कोड हैं जिससे प्रगणक अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और अभी भी ऊहापोह की स्थिति में है। तो उन कार्यकलाप यानी कि उन क्षेत्रों को हम लोग देखेंगे और उस क्षेत्र में जो कार्यरत हैं उससे मासिक आय उन्हें कितना प्राप्त होती है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए उन प्रश्नों का समाधान, जो कि कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, उसको यहाँ पे निदान करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नवजात बच्चा हो यानी कि नवजात शिशु या तो फिर छोटा बच्चा है तो उसका कार्यकलाप कोड क्या होगा और मासिक आय उसकी कितनी होगी। उसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न का समाधान ढूंढेंगे कि वृद्ध व्यक्ति है, चाहे वह वृद्ध व्यक्ति महिला हो या पुरुष हो, तो उनका कार्यकलाप क्या होगा, कार्यकलाप कोड क्या होगा। उसके बाद मासिक जो आय होगी सभी स्रोतों से कितनी होगी। उसके बाद तीसरा प्रश्न हम लोग इसका समाधान ढूंढेंगे कि जनप्रतिनिधि यदि हैं, जनप्रतिनिधि कहने का अर्थ हो गया कि वह या तो विधायक हैं, यानी कि जनता से द्वारा जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि, उसे जनप्रतिनिधि कहा जाता है। मुखिया जिसमें वार्ड, सरपंच, पंच इत्यादि होगा, यानी कि जो भी जनप्रतिनिधि है तो उसका कार्यकलाप कोड और मासिक आय कितनी होगी। उसके बाद अगला प्रश्न का समाधान हम लोग ढूंढेंगे कि कोई व्यक्ति यदि पेंशन भोगी हो, चाहे वह सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हों या तो फिर वृद्धा पेंशन मिलता हो, विधवा पेंशन मिलता हो, विकलांग पेंशन मिलता हो, तो उसके लिए क्या कार्यकलाप कोड होगा और उसकी मासिक आय कितनी होगी। इसके बाद अगला प्रश्न का हम लोग समाधान ढूंढेंगे कि यदि आंगनवाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं या तो फिर सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, तो उसका कार्यकलाप कोड क्या होगा। कार्यकलाप कोड यदि जानकारी हो जाएगी तो उससे सभी स्रोतों से मासिक आय कितनी मिलती है वो ज़रूर स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे कि सरकारी यानी कि बिहार सरकार की नौकरी हो या तो फिर केंद्र सरकार की नौकरी हो, उसमें नियमित हैं या तो फिर नियोजित है या फिर संविदा कर्मी है। कुछ समय के लिए संविदा कर्मी के रूप में रखा गया, लेकिन फ़िलहाल अभी जो वर्तमान समय में गणना का कार्य हो रहा है, तो यदि संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत हैं तो उसका कार्यकलाप कोड क्या होगा और उसकी मासिक आय कितनी होगी। इन प्रश्नों का समाधान हम लोग एक एक करके ढूंढेंगे और बहुत सिंपल वे में। और निश्चित रूप से यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास जो कन्फ्यूजन की स्थितियाँ हैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग समझते हैं कि नवजात बच्चा या तो छोटा बच्चा है, लेकिन नवजात बच्चा छोटा बच्चा ही है, तो वैसी स्थिति में इसका कार्यकलाप कुछ नहीं होगा। यानी कि नवजात बच्चा है तो वह तो कुछ करेगा ही नहीं, इसका कार्यकलाप यानी कि दैनिक कार्यकलाप कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं के लिए कोड 15 निर्धारित किया गया है। उसके बाद जब कुछ नहीं होगा तो मासिक आय लागू नहीं, सभी स्रोतों से मासिक आय। जब आप चले आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 में, तो मासिक आय में है कि लागू नहीं और कोड इसके लिए 08 हो जाएगा। तो क्लियर हो चुका है कि छोटा बच्चा हो, नवजात बच्चा हो, तो उसका कार्यकलाप कोड 15 होगा और सभी स्रोतों से उसकी मासिक आय 08 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि वृद्ध व्यक्ति हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष, तो उसका कार्यकलाप कोड कुछ नहीं होगा। यानी कार्यकलाप कोड में 15 जाएगा और कार्यकलाप में कुछ नहीं होगा, क्योंकि छोटा बच्चा के आधार पर ही
वृद्ध व्यक्ति कुछ नहीं कमाता है, सिर्फ घर में है एक सदस्य के रूप में, तो कार्यकलाप में कुछ नहीं होगा और कोड 15 होगा। और इनकी भी मासिक आय लागू नहीं होगी, जो कि 17 नंबर प्रश्न में है सबसे नीचे, और इसके लिए कोड 08 होगा। अर्थात क्वेश्चन 1 और 2 में चाहे नवजात बच्चा हो या वृद्ध व्यक्ति हो, यह कुछ नहीं करता है, इसकी मासिक इनकम नहीं है, तो इसी आधार पे कार्यकलाप कोड कुछ नहीं होगा 15, मासिक आय 08, और वृद्ध व्यक्ति के लिए कार्यकलाप कोड कुछ नहीं और कोड 15 जाएगा, और मासिक आय लागू नहीं और इसका कोड 08 हो जाएगा। अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन तीसरा में जनप्रतिनिधि हैं। तो जनप्रतिनिधि आप समझ ही रहे हैं कि जनता के वोट की सहायता से जो प्रतिनिधि चुन करके किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, जिला परिषद हो, प्रमुख हो, या तो फिर वार्ड मेंबर हो, या तो फिर विधायक हो, तो वैसी स्थिति में इसका कार्यकलाप अन्य होगा। ध्यान दीजिएगा, जो जनप्रतिनिधि है उसका कार्यकलाप में अन्य होगा और कोड 12 निर्धारित होगा। उसके बाद मासिक आय, तो मासिक आय यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह की होगी। यदि वह विधायक है तो विधायक की मासिक आय कितनी है, तो उसे पूछ करके उसका सभी स्रोतों से मासिक आय, मासिक इनकम कितना है, मंथली इनकम, उसको आप उसी के आधार पे जो मासिक आय का रेंज है 0 से अधिक 6,000 तक 01, उसके बाद 50,000 से अधिक यदि उनकी कमाई है मासिक आय तो 07 डालेंगे, और उस स्तर के अनुसार यदि मुखिया हैं तो मुखिया का क्या है, उसका कम भी हो सकता है मासिक आय, या तो फिर विधायक से भी अधिक हो सकता है। क्यों नहीं होगा? कारण कि यहाँ पे दर्शाया गया कि सभी स्रोतों से मासिक आय हो सकता है कि मुखिया में उनको कम आमदनी हो, लेकिन अन्य स्रोत से उसकी आमदनी जुट करके विधायक से भी ज़्यादा हो जाए, तो उसी आधार पर उसकी मासिक इनकम कितनी है उसका कोड निर्धारित करेंगे। फिर वार्ड है, सरपंच है, इत्यादि है, तो कार्यकलाप समझ गए, इसे अन्य में देना है और कोड इसका 12 होगा और मासिक आय भिन्न भिन्न होगा। फिर आगे है चौथा नंबर में कि पेंशन, यदि कोई व्यक्ति पेंशन भोगी हैं, किसी नौकरी में थे, किसी अन्य प्रकार से पेंशन उसको मिल रहा है, तो उसके लिए कार्यकलाप अन्य होगा और कोड वही 12 डाला जाएगा। और फिर मासिक आय की बात कही जाएगी तो उसे पूछ लेंगे कि आपको सभी स्रोतों से मासिक आय कितनी मिल रही है, उस आधार पे 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 जो भी उचित हो या जो लगे कि इसके बीच में रेंज में है तो वहाँ पे डाल देंगे। तो पेंशन में सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए हैं और पेंशन प्राप्त हो गए हैं तो इसी के अंतर्गत रखा जाएगा। अन्य 12 में वृद्धा पेंशन हो या तो फिर विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, यानी किसी भी प्रकार का पेंशन हो, सरकार की ओर से उसे पेंशन यदि मिल रहा हो तो उसका कार्यकलाप अन्य होगा और कोड इसका 12 रखा जाएगा और मासिक आय फिर उसी प्रकार से भिन्न भिन्न होगी। अब आगे हम लोग चलें क्वेश्चन 5 में कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, सेवानिवृत्त व्यक्ति, यानी कि आंगनवाड़ी सेविका हैं, आंगनवाड़ी में जो सेविका का काम कर रहे हैं, उसके बाद सहायिका, फिर सेवानिवृत्त व्यक्ति। तो सेवानिवृत्त व्यक्ति यहाँ पे आई है, तो सेवानिवृत्त व्यक्ति जो ही आती है तो आप कहिएगा पेंशन मिल रहा है, तो वैसी बात नहीं है। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं लेकिन उसका पेंशन चालू नहीं हुआ है। शिक्षक की नौकरी में जो नियोजित शिक्षक में इसमें पेंशन की बात तो है ही नहीं, तो आप समझ रहे हैं कि जब रिटायर होइएगा तो उस स्थिति में आपको पेंशन मिलेगा नहीं, तो सिर्फ सेवानिवृत्त आप कहलाएंगे। और आशा कार्यकर्ता, तो इसके लिए कार्यकलाप सरकारी नौकरी हो जाता है। आप शिक्षक हैं, नियोजित हैं, संविदाकर्मी हैं, लेकिन पेंशन आपको नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसा जॉब है जिसमें पेंशन की सुविधा नहीं है, सिर्फ सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आप नौकरी करके रिटायर हो चुके हैं, तो उस स्थिति में कार्यकलाप सरकारी नौकरी और कोड 01 डाला जाएगा और आय फिर उसी प्रकार से भिन्न भिन्न होगी सभी की। किन्हीं व्यक्ति की सेवानिवृत्ति हुई है लेकिन वो अच्छे पोस्ट पे, अधिकारी के पोस्ट पर थे, तो उनका मासिक आय सभी स्रोतों से ज़्यादा हो सकता है। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, जो रिटायर हो चुके हैं और उनकी जो सभी स्रोतों से आमदनी है कम है,
तो उसको उस अनुसार से वह जो सभी स्रोतों से मासिक आय का जो कोड दिया गया है 01 से 07 तक, तो स्थिति के अनुसार से उसमें डाल देना है। अब आगे है कि सरकारी, क्वेश्चन 6, सरकारी नियमित नियोजित संविदा कर्मी, यदि केंद्र सरकार की नौकरी हो या तो फिर राज्य सरकार की नौकरी हो, तो उसमें यदि आप नियमित रूप से सरकारी नौकरी में है, सरकारी जॉब में है, या तो फिर नियोजित हैं, नियोजित और फिर संविदा कर्मी के रूप में है, तो संविदा कर्मी के रूप में है तो उस स्थिति में कार्यकलाप सरकारी नौकरी जाएगा और इसके लिए कोड 01 होगा और आय फिर उसी प्रकार से नौकरी के आधार पे उसका जो बेसिक पे है उस आधार पे अंततः अभी के जो वर्तमान समय में उसको कितना सैलरी मिल रहा है महीने में आकलन करके उसका कोड 1 से जो प्रारंभ होकर के 07 तक है उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित थे जो कि कन्फ्यूज़न डाल रहा था, और यदि आप इसे बारीकी से इन्हें अध्ययन करेंगे या तो फिर इसे रोक करके वीडियो जो लिखा हुआ है इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं, और इससे जो आपका कन्फ्यूज़न है निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।